स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोर्स में। मेरा नाम है चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जीएनएम सेकेंड ईयर वालों के लिए मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। पिछले जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 से क्वेश्चंस था उससे आगे की तरफ हम लोग देखने वाले हैं। जो आगामी परीक्षा जो होने वाली है एमपी में खासकर 4 दिसंबर से, उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों, हम लोग आज वहाँ से क्वेश्चंस को देखेंगे जहाँ हमने एमएसएन जो 2 था वहाँ लास्ट जो क्वेश्चन था वहाँ छोड़ा था। ठीक है, आज हम लोग उससे आगे की तरफ देखेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है सोराइसिस। ठीक है, सोराइसिस जो कि एक स्किन डिजीज होता है जिसमें त्वचा में बार बार अत्यधिक लाल छोटे छोटे चकत्ते पड़ने तथा इनकी ऊपरी सतह पर पपड़ी पड़ने की असमान स्थिति उत्पन्न होती है। सोराइसिस जो होता है वो बार बार त्वचा पे लाल तथा छोटे छोटे चकत्ते पड़ना तथा इनके ऊपर पपड़ी जैसे पड़ने की एक एबनॉर्मल स्थिति होती है। ठीक है, इसका कारण जो होता है उसमें पारिवारिक इतिहास, साथ ही विशेष ल्यूकोसाइट एंटीजन यानी एचएलए की उपस्थिति, प्रतिरक्षा विकार यानी इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर, साथ ही इंडोक्राइन डिसऑर्डर और भावनात्मक स्ट्रेस, साथ ही कुछ दवाइयों के प्रति एलर्जी होने के कारण भी जो है सोराइसिस उत्पन्न होती है। ठीक है, सोराइसिस का जो कारण होता है मेन वो पारिवारिक हिस्ट्री, साथ ही कुछ विशेष ल्यूकोसाइट एंटीजन का उपस्थित होना, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर का उपस्थित होना, साथ ही इंडोक्राइन डिसऑर्डर, इमोशनल स्ट्रेस और कुछ दवाओं के प्रति एलर्जी के कारण सोराइसिस उत्पन्न होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्लिनिकल फीचर यानी इसके लक्षण को। ठीक है, सोराइसिस के क्या क्या लक्षण होते हैं अब हम लोग उसको देखने वाले हैं। तो पहला, त्वचा पर सूखे पत्ते जैसी पपड़ी का निर्माण होना, जैसे कि ऊपर हम लोगों ने डिफरेंशन में भी देखा था। साथ ही त्वचा पर खुजली होना और लाल चकत्ते होना, साथ ही त्वचा में दर्द होना, स्किन पैल्कस हटने पर रक्तस्राव होना यानी पपड़ी जो हटती है तो उस समय ब्लीडिंग होना शुरू होता है। साथ ही कभी कभी पुस्टुलर सोराइसिस भी हो जाती है जिसमें त्वचा पर फफोले भी पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हो गए लक्षण, जिसमें त्वचा पर सूखी पत्ती जैसी पपड़ी का निर्माण, त्वचा पर खुजली और लाल चकत्ते होना, साथ ही त्वचा में दर्द और स्किन पैल्कस हटने पर रक्तस्राव यानी पपड़ी हटने पर रक्तस्राव, साथ ही कभी कभी पोस्टुलर सोराइसिस भी हो जाती है जिसमें त्वचा पर फफोले पड़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है सोराइसिस के निदान यानी डायग्नोसिस को देखेंगे अब हम लोग। ठीक है, तो पहला फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, दूसरा लक्षणों की उपस्थिति की जांच, तीसरा स्किन पेल्कस एग्जामिनेशन यानी पपड़ी का जो है एग्जामिनेशन किया जाता है, साथ ही स्किन बायोप्सी और एचएलए एंटीजन टेस्ट किया जाता है। क्योंकि एचएलए भी होता है जो पपड़ी या फिर सोराइसिस के होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसीलिए एचएलए का भी एंटीजन टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसके निदान में हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन, लक्षणों की उपस्थिति की जांच, स्किन पेल्कस एग्जामिनेशन और स्किन बायोप्सी, साथ ही एचएलए एंटीजन टेस्ट भी किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है इसके उपचार। ठीक है, सोराइसिस के क्या उपचार होते हैं वो अब हम लोग देखने वाले हैं। इसकी वास्तविक एवं सर्वदा सफल उपचार उपलब्ध नहीं है, यानी अभी तक जो है वो हमेशा के लिए सफल हो जाए या फिर हमेशा के लिए सोराइसिस खत्म हो जाए ऐसा कोई उपचार नहीं है। इससे बचाव के लिए जीवन शैली में कुछ परिवर्तन किए जाते हैं। धूप से बचाव के लिए स्किन पर पेट्रोलियम जेली लगाई जाती है, साथ ही सोराइसिस को नियंत्रित करने के लिए एस्टेरॉयड क्रीम या ऑइंटमेंट अप्लाई की जाती है। साथ ही यदि त्वचा पर पेल्कस है तो प्रभावित त्वचा पर एंथ्रालिन ऑइंटमेंट अप्लाई किया जाता है। रोगी को हाइड्रोक्सीडिया ट्रैकजेट ड्रग्स भी दिया जाता है। ठीक है, तो सोराइसिस के उपचार जो है अभी तक सफल नहीं हो पाया है हमेशा के लिए। ठीक है, या इसका जो है निदान हमेशा के लिए नहीं होता है। इसमें कुछ जीवन शैली में परिवर्तन करके इससे बच सकते हैं, जैसे धूप से बचाव के लिए पेट्रोलियम जेली लगाया जाता है, सोराइसिस को नियंत्रित करने के लिए एस्टेरॉयड क्रीम या ऑइंटमेंट अप्लाई की जाती है। साथ ही यदि त्वचा पर पेल्कस यानी पपड़ी है तो प्रभावित त्वचा पर एंथ्रालिन ऑइंटमेंट अप्लाई किया जाता है को हाइड्रोक्सी, तब उसमें हम लोग मेथोट्रेक्सेट ड्रग्स भी देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हो गए उपचार। आगे बढ़ते हैं, अगला है नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, जो भी सोराइसिस होता है उसके नर्सिंग मैनेजमेंट में हम लोग क्या क्या करते हैं वो अब हम देखने वाले हैं। तो पहला, रोगी को उपचार के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, साथ ही रोगी को आरामदायक स्थिति में रखना चाहिए। तीसरा, घाव से संक्रमण की संभावना रहती है इसलिए इनकी सफाई पर एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट अप्लाई किया जाता है। साथ ही रोगी के प्रश्नों का सकारात्मक एवं धैर्यपूर्वक जवाब देना चाहिए। रोगी को सोराइसिस के प्रति आवश्यक स्वास्थ्य शिक्षा भी प्रदान करनी चाहिए। तो ये हो गया नर्सिंग मैनेजमेंट, जिसमें रोगी को उपचार के लिए प्रोत्साहित करना, रोगी को आरामदायक स्थिति में रखना, साथ ही घाव से संक्रमण की संभावना रहती है इसलिए उनकी सफाई कर
एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट अप्लाई करना चाहिए। रोगी के प्रश्नों का सकारात्मक एवं धैर्यपूर्वक जवाब देना चाहिए। रोगी को सोराइसिस के प्रति आवश्यक स्वास्थ्य शिक्षा भी प्रदान करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है त्वचा प्रत्यारोपण यानी स्किन ग्राफ्टिंग। त्वचा प्रत्यारोपण एक उपचार होती है जिसमें शरीर में किसी स्थान पर त्वचा के नष्ट होने पर यहाँ स्वस्थ त्वचा का प्रत्यारोपण किया जाता है। ठीक है, इसे हम लोग स्किन ग्राफ्टिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, नॉर्मली भाषा में बोले तो इसे हम लोग प्लास्टिक सर्जरी भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें एक जगह से त्वचा यानी स्वस्थ त्वचा को उठा के और जहाँ पे खराब हो गई रहती है त्वचा या फिर किसी कारणवश वहाँ का त्वचा हट गया रहता है, ठीक है, जैसे जले हुए पेशेंट में या फिर एक्सीडेंटल पेशेंट में, तो वहाँ पे उनके स्वस्थ जो त्वचा होती है वहाँ से ग्राफ्टिंग करके और उस जगह पर प्रत्यारोपित किया जाता है। ठीक है, यह ग्राफ्ट किया जाता है, उसी को हम लोग स्किन ग्राफ्टिंग के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है त्वचा प्रत्यारोपण के प्रकार यानी टाइप ऑफ स्किन ग्राफ्टिंग। तो इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्टिंग यानी STSG। इसमें त्वचा की एपिडर्मिस के साथ डर्मिस का कुछ भाग का ट्रांसप्लांट किया जाता है। ठीक है, दूसरा जो होता है वो फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्टिंग यानी FTSG। इसमें एपिडर्मिस एवं कंप्लीट डर्मिस का प्रत्यारोपण किया जाता है। साथ ही तीसरा जो होता है वो होता है कंपोजिट ग्राफ्टिंग, जिसमें त्वचा की संपूर्ण परत डर्मिस हो या एपिडर्मिस के साथ नीचे ऊतकों का भी प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो त्वचा प्रत्यारोपण का जो प्रकार होता है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला जो होता है स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्टिंग। इसमें त्वचा की एपिडर्मिस के साथ डर्मिस का भी कुछ भाग ट्रांसप्लांट किया जाता है। दूसरा जो होता है वो होता है फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्टिंग, जिसमें एपिडर्मिस और डर्मिस, ठीक है, कंप्लीट प्रत्यारोपण किया जाता है। साथ ही कंपोजिट ग्राफ्टिंग में एपिडर्मिस और डर्मिस के साथ साथ उसके नीचे जो ऊतक होते हैं उनका भी ग्राफ्टिंग किया जाता है या प्रत्यारोपण किया जाता है। अगला है त्वचा प्रत्यारोपण की प्रक्रिया यानी स्किन ट्रांसप्लांट प्रोसीड्यूर। तो पहला दाता का चयन करते हैं। ठीक है, यानी किस दाता से यानी डोनर से लेना है उसकी पहचान करते हैं। दूसरा त्वचा का प्रत्यारोपण करते हैं यानी स्किन वहाँ से लेके यानी डोनर के शरीर से स्किन लेके या फिर अगर रोगी के शरीर से ही स्किन लेना है तो उस भाग को एक्सपोर्ट करते हैं और वहाँ से स्किन को प्रत्यारोपित किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ हो गए प्रत्यारोपण की प्रक्रिया जिसमें दाता का चयन और त्वचा का प्रत्यारोपण शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है स्किन प्रत्यारोपण या स्किन ग्राफ्टिंग के जटिलताएं। तो इसमें रक्तस्राव हो सकता है, संक्रमण, ग्राफ्ट स्किन यानी नष्ट होना, साथ ही नर्व डैमेज और स्किन ग्राफ्ट रिजेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, त्वचा प्रत्यारोपण में कौन कौन सी समस्याएं या जटिलता आ सकती है। तो इसमें पहला जो होता है वो ब्लीडिंग होना, इन्फेक्शन, ग्राफ्ट स्किन, नर्व डैमेज और स्किन ग्राफ्ट रिजेक्शन हो सकता है। अगला है नर्सिंग प्रबंधन। ठीक है, जो स्किन ग्राफ्टिंग किया जाता है उसके नर्सिंग मैनेजमेंट में हम लोग क्या क्या करेंगे। तो पहला, डोनर साइट से त्वचा लेने पर यहाँ पुनः नई त्वचा विकसित होने में समय लगता है, इसलिए इसकी उचित देखभाल की जानी चाहिए। साथ ही यदि आवश्यक हो तो चिकित्सक के निर्देशानुसार वैक्यूम ड्रेसिंग की जाती है। साथ ही इस साइट पर रगड़ नहीं हो इसके लिए बेड कार्डलेस का भी उपयोग किया जाता है। ट्रांसप्लांट साइट को थोड़ा ऊंचा रखना चाहिए जिससे रक्तस्राव की संभावना कम हो। साथ ही यदि किसी प्रकार का रक्तस्राव हो या नीलापन हो तो तुरंत चिकित्सक को सूचित करना चाहिए। रोगी एवं दाता के संक्रमण से बचाने के लिए सदैव एंटीसेप्टिक टेक्निक का पालन करना चाहिए। साथ ही रोगी एवं दाता के चिकित्सक के निर्देशानुसार यूमिनो सप्रेसिव ड्रग्स व IV फ्लूइड भी प्रदान करना चाहिए। साथ ही रोगी एवं दाता के जैविक चिन्हों के नियमित रूप से जांच करनी चाहिए। तो ये हो गए कुछ जो स्किन ग्राफ्टिंग किया जाता है उसके नर्सिंग मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन है जलना यानी बर्न। विद्युत प्रवाह, गर्म धातु, आग, जलता पेट्रोल, रासायनिक पदार्थ आदि के संपर्क में आने के कारण घाव अथवा ऊतकों के नष्ट होने को ही जलना कहते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में अगर किसी कारणवश विद्युत प्रवाह गर्म धातु के संपर्क में आ जाए, आग जलता हुआ के संपर्क में आ जाए, साथ ही पेट्रोल या किसी रासायनिक पदार्थ के चपेट में आ जाए तो हमारे शरीर पे जो घाव या ऊतक नष्ट होते हैं उसी को हम लोग जलना बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है जलने की गंभीरता का वर्गीकरण। ठीक है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सेवेरिटी ऑफ बर्न इंजरी। तो इसमें प्रथम श्रेणी अथवा ऊपरी तौर पर जलना। तो इसमें पहला जो होता है वो होता है प्रथम श्रेणी अथवा ऊपरी तौर पर जलना। ठीक है, इसमें त्वचा की केवल ऊपरी परत जलती है, त्वचा लाल, सूखी व सूज जाती है एवं दर्द होता है। तो ये होता है प्रथम श्रेणी अथवा ऊपरी तौर पर जलना। दूसरा जो होता है वो होता है द्वितीय श्रेणी अथवा आंशिक गहराई वाले घाव। इसमें त्वचा जो होती है वो बाहरी जलती है, साथ ही त्वचा लाल व सूज जाती है, साथ ही फफोले पड़ते हैं। तीसरा जो होता है वो तृतीय श्रेणी अथवा पूर्ण गहराई वाले घाव जो कि बहुत ज़्यादा गंभीर होते हैं। इस पर त्वचा जो होती है वो काली या भूरी पड़ जाती है, साथ ही घाव को भरने में अधिक समय लगता है। तो ये कुछ हो गए
जलने की गंभीरता का वर्गीकरण या टाइप ऑफ बर्न। अगला है घाव का आकार, ठीक है, तो इसे हम लोग रूल ऑफ 9 के द्वारा सूचित करते हैं। घाव यानी साइज ऑफ बर्न को हम लोग द रूल ऑफ 9 के द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है, जिसमें सिर एवं गर्दन को एडल्ट में 9%, बालक को 18% के तौर पे दर्शाते हैं। साथ ही ट्रंक यानी धड़ को हम लोग एडल्ट में 36% और बालक में भी 36% के रूप में दर्शाते हैं। साथ ही भुजाओं को हम लोग 18% एडल्ट में और 18% बालक में भी दर्शाते हैं। साथ ही टांगों को इसमें 36% एडल्ट में और 28% बालक में दर्शाया जाता है। साथ ही मूलाधार यानी पेरिनियम जो क्षेत्र होता है उसमें 1% एडल्ट में और 0% बालक में दर्शाया जाता है। यानी कुल जो 100% होता है उसका सिर एवं गर्दन में अगर जल रहा है तो 9%, बालक में भी 18%, साथ ही धड़ जो होता है उसमें एडल्ट में 36% और बालक में 36%। अगर भुजा जल रही है तो वयस्क में 18% और बालक में भी 18%। साथ ही टांगों को 36% और बालक में 28%। साथ ही मूलाधार को वयस्क में केवल 1% और बालक में 0% द्वारा इसको दर्शाया जाता है। तो ये होता है रूल ऑफ 9। आगे बढ़ते हैं। अगला है गंभीर जले हुए घावों के लिए प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड फॉर सेवर बर्न्स। तो इसमें पहला है घायल को दिलासा एवं सहारा देना। दूसरा, घायल ने अगर अंगूठी, घड़ी, चूड़ी, जूते आदि पहन रखे हैं तो ध्यानपूर्वक उतार देना। साथ ही जला हुआ भाग अगर गर्म है और दर्द हो तो उस पर ठंडा पानी डालना चाहिए जब तक कि दर्द से राहत ना मिले। साथ ही जले हुए भाग पर अगर कपड़ा हो तो उसे उतारने की कोशिश नहीं करना चाहिए, इससे त्वचा भी हट सकती है। साथ ही जले हुए भाग पर कुछ नहीं रखना चाहिए। जले हुए भाग को विसंक्रमित ड्रेसिंग से पट्टी करनी चाहिए। साथ ही आघातों का उपचार करना चाहिए और यदि घायल अचेत है तो इसका वायुमार्ग खोलना एवं आवश्यक हो जाता है। तो बचाव प्रणाली की ABC को पूरा करना चाहिए और घायल को रिकवरी पोजीशन में रखना चाहिए। साथ ही घायल को तुरंत PSC रेफर करना चाहिए, ठीक है, या फिर नज़दीकी अस्पताल में स्थानांतरित करना चाहिए। तो ये कुछ हो गए गंभीर जले हुए घावों के लिए प्राथमिक चिकित्सा, ठीक है। तो आगे है जलने के कारण व जटिलता। तो पहला जो होता है वो विद्युतीय घाव हो सकता है जिसमें हाई वोल्टेज पावर लाइन या बिजली की नंगी या दोषपूर्ण तारों के संपर्क में आने से ये उत्पन्न होता है। दूसरा, विकिरण घाव, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रे किरणों के संपर्क में आने से ये उत्पन्न होता है। तीसरा जो होता है रासायनिक घाव, जिसमें किसी रासायनिक पदार्थ जैसे तेजाब आदि के संपर्क में आने से जो हमारी तंतुएं नष्ट होती हैं उनके कारण जो घाव होता है वो होता है रासायनिक घाव। और चौथा जो होता है वो तापीय घाव, ठीक है, किसी गर्म पदार्थ या आग या गर्म जो द्रव होते हैं उनके संपर्क में आने से जो घाव होता है उसे हम लोग तापीय घाव के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ हो गए जलने के कारण। अगला है जटिलता, यानी जो जलने की जटिलता होती है उसको अब हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें प्रमुख जो जटिलता होती है उसमें एनीमिया, मनोबल कम होना, गुर्दीय विफलता यानी किडनी का फेल होना, साथ ही व्यापक स्थानीय इडिमा, तीव्र विषाक्तता, यकृत विफलता, आमाशयी आंतरिक रक्तस्राव और ब्रोंकाइटिस इसमें आम होती है, ठीक है। जो जटिलता होती है उसमें एनीमिया, मनोबल कम होना, गुर्दीय विफलता, व्यापक स्थानीय एडिमा, साथ ही तीव्र रक्त विषाक्तता, यकृत विफलता, आमाशयी आंतरिक रक्तस्राव और ब्रोंकाइटिस शामिल होता है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित PDF को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है जिस पे आप टैप करके PDF को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।